बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान ख़ान के फितने को स्मैश करने के लिए जो एक प्रोग्राम ज़मीन पर जारी है उसकी कामयाबी भी मुझे तो कोई शुबा नहीं, लेकिन एक इस मंसूबे का एक हिस्सा आसमानों पर भी चल रहा है। आपने देखा कि PTI के कारकुन के जो कत्ल की साजिश थी वो जुज़वी तौर पर किस तरह बेनकाब हुई और किस तरह टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए पता चल गया कि PTI के कारकुन लाश को हस्पताल छोड़कर गए और फिर इस गाड़ी को एक PTI के ओहदेदार के सिक्योरिटी कंपनी की दफ्तर में उसे जाकर छुपा दिया। गाड़ी को क्यों छुपाया गया? अगर ये हादसा था तो गाड़ी को छुपाने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल जो हकीकत अब तक सामने आई है और पुलिस ने साबित कर दी है वो ये है कि ये कारकुन मारा गया एक हादसे में और उसकी लाश को वहाँ छुपाया गया। फिर इमरान ख़ान को बताया गया, यास्मीन राशिद को बताया गया, उन्होंने शाबाश दी और कहा कि अब तुम बेफिक्र रहो, हम संभाल लेंगे। और उसके बाद फिर इमरान ख़ान ने वो खिताब किया जिसमें उसने कहा कि इसे पुलिस ने मारा है और टार्चर करके मारा है, टार्चर सेल में लेकर गए हैं, वहाँ जाकर इसको सर पर डंडे और हथौड़े मारे गए और मार दिया गया। जैसे हम लिंकर्स कॉलोनी से माल पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बंदे की हमारी गाड़ी के साथ टक्कर होती है, तो वो बंदा गिर जाता है। हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, वहाँ पे जो है उस बंदे को उठाया, अपनी गाड़ी में जो है मूव किया। वहाँ से फिर हम उसको सबसे पहले CMH लेके गए क्योंकि वो हमें वहाँ से नज़दीक था। तो CMH वहाँ पे रश ज़्यादा होने की वजह से हमें जो है वहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ी, तो फिर हम उसे सीधा सर्विस हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे हमने ईदी की स्ट्रेचर पे उसको अंदर लेके गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि इसकी डेथ हो चुकी है। इस वजह से हम वहाँ से जो है निकल आए हैं। हमने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली है और सीधा हम आए हैं वहाँ पे, हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है और गाड़ी खड़ी करने के बाद हम वापस अपने घर आ गए। अगली सुबह जब मैं उठा, मैंने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर देखी और लोगों का रद्द-ए-अमल देखा तो मैं बहुत परेशान हो गया। उस लिहाज से फिर मैंने अपने बॉस राजा शकील ज़मान जो PTI सेंट्रल पंजाब हैं उनको मैंने ये सारी बात बताई, और GB सिक्योरिटी के डायरेक्टर भी हैं, मेरे बॉस हैं वो। मैंने उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने फिर मुझे जो है साथ लिया, यास्मीन राशिद से मिले हम। उसके बाद जो है ना खान साहब के पास मुझे लेके गए। खान साहब के पास जो है उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद उनको सारी बात उन्होंने बताई कि जो है ये मामलात हैं, तो उन्होंने खान साहब ने शाबाश दी। उसके बाद जो है हम वापस आए तो राजा साहब ने मुझे जो है वो बताया कि आप जो है अपना थोड़ा लुक चेंज करके जिस तरह मर्जी जो है लाहौर में फिरे, कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। फिर ये कहानी भी चलाई गई कि खुद DSP ने इसे कत्ल किया। अब वो सब कुछ बेनकाब हो गया। ये पता चल गया कि ये इमरान ख़ान ने जानबूझकर ये फितना खड़ा किया कि इस कारकुन को, हमारे कारकुन को पुलिस ने मारा है और साना मॉडल टाउन की एक रिप्ले की करने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें जो आधा सच अभी सामने नहीं आया वो ये है कि ये PTI के कारकुन PTI ही के ओहदेदार की गाड़ी के नीचे कैसे आया। यानी हादसा PTI का कारकुन और हादसा करने वाली PTI की लीडर की गाड़ी जिसका नाम शकील बताया जाता है, और वो फिर इस लाश को छुपाना, फिर इमरान ख़ान को बताना। असल कहानी जो लगती है, जिस पर शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस कारकुन को ज़मान पार्क में हिलाक किया गया, फिर उसकी डेड बॉडी को ले जाकर एक हादसे का रंग देने की कोशिश की गई। ये चीज़ भी कभी न कभी साबित हो जाएगी, लेकिन अब तक जो साबित हुआ है वो ये है कि कारकुन को पुलिस ने नहीं कत्ल किया था, इसको PTI वालों ने ही मारा। वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हादसे में मारा गया, और ये हादसा बड़ा मिस्टीरियस है। पूरी कहानी सामने कभी न कभी आ जाएगी। लेकिन इमरान ख़ान और यास्मीन राशिद और PTI के दूसरे ओहदेदार और PTI के मीडिया एंकर पर्सन वो जिस तरह नंगे हुए हैं, जिस तरह ज़लील हुए हैं, जिस तरह रुसवा हुए हैं, ये ज़मीनी प्लान नहीं है, ये आसमानी प्लान है। पाकिस्तान को तबाह करने वाले अब एक एक करके ज़लील और रुसवा हो रहे हैं, जिसकी आपने देखा कि किस तरह खोसा के राज बेनकाब हो रहे हैं, किस तरह साकिब निसार के राज बेनकाब हो रहे हैं। और अब ये वो मज़ाहर नकवी ट्रक्का वाले को बचाने की जिस तरह कोशिश की जा रही है, उसकी वजह भी ये है कि अगर उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस पर कार्रवाई हुई तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कम से कम 2 और जजों के किरदार भी सामने आएंगे। चुनाचे इस वक्त जान की बाजी उन्होंने लगा दी है कि इस केस को नहीं चलने देना।
2 रेफरेंस पहले दायर हो चुके हैं, अब तीसरा पाकिस्तान बार ने किया है, लेकिन वो इसे चलने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा की तकारीर इमरान खान के लिए अजाब बनी हुई हैं और इमरान खान के पूरे टोले के लिए अजाब बनी हुई हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने टीवी पर सुन लिया और पढ़ भी लिया, उस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा, लेकिन उसके एक पहलू की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को जेल में जहर से हिलाक करने की कोशिश की गई और ये कोशिश इमरान और फैज़ ने मुश्तरका तौर पर की। उनके खाने में जहर मिलाया गया, इस तरह का जहर कि वो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से उनकी वफ़ात हो जाए। ये बात सही है और ये हमने बहुत पहले कहा था कि नवाज़ शरीफ को जहर दिया गया है। उस वक्त मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग के किसी लीडर ने ये बात नहीं की थी। जब ये बात मैंने की थी आज से 1 साल पहले कि नवाज़ शरीफ को जहर दिया गया, और सिर्फ जहर ही नहीं दिया गया, जिस बात का जिक्र मरीम साहबा ने नहीं किया वो ये था कि एक प्लान जादू टूने के ज़रिए भी किया गया, लेकिन जादू टूने का असर नहीं हुआ, जिसकी वजह अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ख्याल ये है कि चूँकि नवाज़ शरीफ जेल में हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते थे और 5 वक्ता नमाज के बर वक्त आदी थे, यानी वक्त पर नमाज़ पढ़ते थे, ताख़ीर नहीं करते थे, हर वक्त वुज़ू से रहते थे और शायद कुछ वो दुआएं वगैरह भी पढ़ते हों, जिसका मुझे पता नहीं। लेकिन ये चीज़ें जो है ना कि वक्त पर नमाज़ पढ़ना, ये इसका इल्म सबको है, जेल के अमले को भी है और दूसरे लोगों को भी है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से जादू टूने का असर ना हुआ हो, या अगर हुआ हो तो बहुत मामूली। लेकिन ये जो जहर दिया गया इमरान खान के हुक्म पर, और इसमें जावेद इकबाल की मिली भगत भी शामिल थी और नैब के दूसरे अफसरों की मिली भगत भी शामिल थी, उसके ज़रिए साजिश के तहत पहले नवाज़ शरीफ का वो खाना बंद किया गया जो घर से आता था, और वो खाना बंद करके नैब की तरफ से खाना दिया गया और इस खाने में जहर मिलाया जाता रहा। तो ये थी साजिश जो अब सामने आई है, और मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी दिन मरीम साहबा जादू टूने का भी जिक्र कर देंगी। और उसमें पिंकी पीली क्यों कामयाब नहीं हो सकी, उसकी एक वजह तो नवाज़ शरीफ का हिफाजती हिसार हो सकता है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उससे कुछ अंदाजे की गलती हो गई हो काली जादूगरनी से। उसे 600 मन जिंदा मुर्गियाँ जलानी पड़ती हैं एक कत्ल के एक प्लान के लिए। तो हो सकता है वो 600 मन की बजाय 2-4 किलो मुर्गियाँ कम रह गई हों और वो जादू टूना कामयाब ना हो सको। बहरहाल ये एक फ्रस्ट्रेशन का इतना बड़ा सदमा था इस इमरान खान को। वो आपने देखा होगा कि ये दांत किचकिचा कर कहा करता था कि मुझसे गलती हो गई, मैंने नवाज़ शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया, और गलती इससे नहीं हुई थी, ये झूठ बकता है। इसी सदमा तो इस बात का था कि ये बच कैसे गए नवाज़ शरीफ। और जो बाहर जाने वाली बात है, इसका मामला जनरल बाजवा का था, क्योंकि जब जनरल बाजवा को पता चला कि जहर दिया जा रहा है और अगर ये मामला ना रुका तो चंद दिनों में नवाज़ शरीफ साहब की जान चली जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुसीबत तो मुझे पड़ेगी और पाकिस्तान में एक नई जो इसके बाद ट्रमाइल शुरू होगा, उसकी जद में फ़ौज भी आएगी। चुनांचे उसने अपनी चमड़ी बचाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजा, और ये कहानी भी गलत साबित हो गई कि दरअसल ये शहबाज शरीफ की जो ट्रैक 2 पॉलिसी है, मुफाहमत की पॉलिसी, उसकी वजह से नवाज़ शरीफ को जाने की इजाज़त दी गई। ये सब झूठ था। असल सच सिर्फ ये था कि जनरल बाजवे को पता चल गया था कि नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी अब ख़तरे में है और वो चंद दिनों के मेहमान होंगे अगर मुदाखलत ना की गई। अपनी चमड़ी बचाने के लिए उसने फिर ये सारा खेल फैलाया। उसमें यास्मीन राशिद को भी उसने एतमाद में लिया और पीटीआई की कुछ दूसरे लीडरों को भी एतमाद में लिया और नवाज़ शरीफ को बाहर भेज दिया गया। नवाज़ शरीफ दरख्वास्त करके नहीं गए, उनको भेजा गया। जो कागजी कार्रवाई होती है फिर तो वो इसी तरह होती है ना कि जब आप किसी को रिहा करना चाहें तो ज़ाहिर है उसको कहते हैं कि भाई एक दरख्वास्त लिख दो। तो ये मामला इस तरह हुआ, इस तरह नवाज़ शरीफ की जान बची। तो कहने की मतलब ये था कि इमरान खान को उस वक्त से जो असाबी बीमारी लाहक हुई है, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ किए बैठा था कि चंद दिनों की बात है, ना नवाज़ शरीफ ज़िंदा होंगे ना मरियम ज़िंदा होंगी, और आसिफ जरदारी को उसने कत्ल करने की साजिश नहीं की थी, लेकिन ये उसने प्लान बनाया था कि कुछ ऐसे केस बनाए जाएं कि आसिफ जरदारी ताहयात जेल में रहे। आसिफ जरदारी भी छूट गए, बिलावल भी एक्टिव है, मरीम नवाज़ साहब भी एक्टिव हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी ज़िंदा हैं। तो इमरान खान के जिस्म पर, सीने पर किस तरह सांप लौट रहे होंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
नाज़रीन, अबसार आलम साहब ने एक खौफनाक कालम लिखा है जिसमें कई लर्ज़ा खेज़ बातें हैं। वो बहुत लंबा कालम है, मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आप उसको पढ़ सकते हैं, नेट पर वो मौजूद है। सिर्फ इसके मैं 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ कि एक एंकर पर्सन जो इमरान खान पर तनकीद करता था, तो जनरल फैज़ के नेटवर्क ने, जो उस वक्त ISI का इंचार्ज था, एक लड़की को तैयार किया, खातून एंकर पर्सन थी, उनका नाम था, बताया जाता है कि बतूल राजपूत। उनको वरगलाया गया और आमादा करने की कोशिश की गई कि वो एक एंकर जो तनकीद कर रहा है इमरान खान की हुकूमत पर, उससे दोस्ती करे, उसे वरगलाए, करीब लाए और फिर ऐसी हालत में ले आए जिसकी हम वीडियो बना रहे होंगे और इस वीडियो की बिना पर हम इस एंकर पर्सन को ब्लैकमेल करेंगे कि वो इमरान खान के हक़ में बोले। ये जो बतूल राजपूत थी, ये एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखती थी, खुद भी बाज़मीर औरत थी। इसने इनकार कर दिया, नौजवान खातून थी, इसने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती। ना सिर्फ ये कि इनकार किया बल्कि उस एंकर को भी बता दिया जिसके बारे में ये गुमान है कि वो सलीम साफ़ी साहब का जिक्र कर रही थी। तो जब उसने इस तरह इनकार किया तो उससे बतूल राजपूत को फिर नौकरी से, इन्हीं फैज़ एंड कंपनी ने नौकरी से निकलवा दिया। ये तो सिर्फ एक वाक़या है, लेकिन आगे जाकर उन्होंने लिखा है कि इस्लामाबाद में एक 4 कनाल का एक ऑफिस है जिसको जनरल फैज़, बल्कि रहील शरीफ के ज़माने से धरनों के लिए, सारी मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गोया कि वो था तो वो प्राइवेट, लेकिन वो इस फैज़ नेटवर्क के सरकारी अफसरों की तहवील और निगरानी में था। बहुत सारी साजिशें वहाँ तैयार होती थी। एक साजिश ये तैयार होती थी कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से नौकरी रोज़गार के लिए जो लड़कियां या तालीम के लिए जो लड़कियां इस्लामाबाद आती थी, उनको टारगेट किया जाता था, वरगला कर इधर लाया जाता था, फिर उन्हें नशा पिलाकर उनकी नाजेबा वीडियो बनाई जाती थी। और जब वो नाजेबा वीडियोज़ बन जाती थी तो फिर उन वीडियोज़ के ज़रिए उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था कि अब तुम ये काम करो, तुम फ़लाँ के पास जाओ, तुम फ़लाँ के पास जाओ और नाजेबा वीडियो बनाओ। ये था फैज़ शैतान का शैतानी नेटवर्क। और इसकी ख़ास बात ये थी कि यहाँ लड़कियों को कादियानियत की तबलीग की जाती थी। कादियानियों का तर्जमे वाला कुरान, कादियानियों के तर्जमे वाले कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जो मुसलमान हैं वो दरअसल तवाइफ़ों की औलाद है, कंजरियों की औलाद हैं। ज़ुर्रियतुल बगाया अरबी का लफ्ज़ है, अरबी की इस्तिलाह है ज़ुर्रियतुल बगाया, जंगली जानवरों, कंजरियों और इस तरह की चीज़ों की औलाद है मुसलमान। और इस तरह दूसरे कादियानी अकायद पढ़ाए जाते थे। अब जनरल फैज़ जो है ये कादियानी नहीं है, इसका मसलक दूसरा है और इसकी वफ़ादारी जिसका ये पेरोल पर है वो हमारा एक मगरबी हमसाया मुल्क है। और एक तरफ ये है और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि ये कादियानी और तीसरी तरफ हैं देवबंदी मकतबे फ़िक्र के TTP वाले। अब तीनों मसालक में यानी कोई कदर मुश्तरक नहीं है। शिया मुसलमान है और उनका अक़ीदा कुरान और रसूल की रसालत पर है, और इसी तरह अहले सुन्नत मुसलमान है, देवबंदी भी मुसलमान है। लेकिन देवबंदी और शिया मुसलमानों में जो इंतहा पसंद देवबंदी, आम देवबंदी की बात मैं नहीं कर रहा, इंतहा पसंद देवबंदी जिनमें ये जो TTP के लोग हैं, इनकी और शियों की जो दुश्मनी है वो आपके इल्म में है। और देवबंदी और शिया दोनों मिलकर कादियानियों को बदतरीन काफिर करार देते हैं। तो फैज़ की ज़ात में ये तीनों मसलक किस तरह इकट्ठे हो गए, यानी वो TTP का भी सरपरस्त, वो मगरबी पड़ोसी मुल्क का भी एजेंट और कादियानियत का भी वो एक अहम मोहरा। तो आप समझ सकते हैं कि कदर मुश्तरक क्या होगी। ये वही कदर मुश्तरक है जिसमें रा भी TTP का साथ देती है। हालांकि TTP वाले मुसलमान हैं और रा वाले हिंदू हैं, तो हिंदुओं और तालिबान में क्या कदर मुश्तरक है। तो नाज़रीन, यही बात हम अरसे से बता रहे हैं कि कदर मुश्तरक है पाकिस्तान की तबाही। TTP भी पाकिस्तान को तबाह करनी चाहती है अपने मकसद के लिए, हमारा मगरबी पड़ोसी भी पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है अपने मकसद के लिए, और कादियानी भी पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं अपने अक़ीदे और मसल के लिए। तो पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए फैज़ हमीद के रूप में ये तीनों दुश्मन पाकिस्तान के इकट्ठे हो गए और इस तरह ये साजिश आगे बढ़ी। गोया कि इन्होंने सियासत में न सिर्फ मुदाखलत की है बल्कि इसमें सैकड़ों हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। उनकी वीडियोज़ इनके पास हैं, उनको गंदे धंधे पर लगाया,
مجبور کیا. وہ عورتیں بری نہیں تھیں، وہ لڑکیاں بری نہیں تھیں، وہ روزگار کے لیے آئی تھیں، وہ تعلیم کے لیے آئی تھیں. انہوں نے ٹریپ کر کے انہیں پھنسایا اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی اور ایک فحشاؤں کا ایک بڑا نیٹ ورک بنایا. اور اسی کے تحت پھر یہ سلیم صافی، اگر یہ رپورٹ درست ہے تو سلیم صافی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی. وہ خاتون بطور راجپوت نے اپنی نوکری کی قربانی دے دی، لیکن اس گندے کام میں اعلیٰ کار نہیں بنی. ویسے اگر وہ تیار نہیں ہوئی، دوسری لڑکی کو تیار ہو جاتی تب بھی بے فائدہ تھی، اس لیے کہ سلیم صافی کی جو خاندانی تربیت ہے اور جو اس کا خاندانی پس منظر ہے، اس میں یہ بات ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی لڑکی اسے ورغلا سکے. اور ویسے بھی وہ ذہین آدمی ہیں، جس طرح کہ مبشر لقمان بلیک میل نہیں ہوا. اس کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بلیک میل اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ان کے ٹریپ میں نہیں آیا. یقیناً اس کی ویڈیو بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہوگی، لیکن وہ چونکہ بہت زیرک اور چالاک ہوشیار آدمی ہے، سازش کو بھانپ گیا ہوگا اور اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی. یہ جو آپ کو ٹی وی پر ایک لاٹ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، ان میں سے کئی تو خیر دل و جان سے پی ٹی آئی کے حامی ہوں گے، لیکن زیادہ تر وہ ہیں جن کی ویڈیوز ہیں. اور یہاں جنرل فیض سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے سلیم صافی کو بھی وہ اوڑیا مدخول جان یا وہ خلیفہ کپی سمجھ لیا، جن کی درجنوں ویڈیوز ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں. وہ جو ہوریا مدخول جان ہے، یہ پہلے اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا ہے اپنے زمانہ طالب علم کے زمانے میں، اور جمعیت کے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی یہ جنسی طور پر پرورٹ تھا. کوئی لڑکی اگر 1 کلومیٹر کے فاصلے سے جا رہی ہوتی تو اس کے منہ سے رال بہنا شروع ہو جاتی تھی. یہ ایسا جنسی پرورٹ تھا. اور ایسے لوگوں کی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنے اس وقت ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ہمدرد بلکہ جانسار کارکن، ان میں سے کچھ ہی ہوں گے جو دل سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، باقی سب ویڈیوز کی پیداوار ہے. تو ناظرین، یہ 2 اطلاعات آپ تک پہنچانی تھی. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.